देखिए, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले तक का जो चैप्टर है वो पढ़ा जा चुका है आपको, ठीक है। घर्षण का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था और वृत्तीय गति का जो चैप्टर है वो शुरू कर रहा हूँ। सेकंड वाले पार्ट में भी B1 में तो पढ़ा दिया गया है, उसमें गति चल रहा था, और B2 वाले भी पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए पहुँच रहे होंगे वहाँ तक। तो अल्टीमेटली सब पूरा करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। वृत्तीय गति आपको बता रहा हूँ पहले क्या होता है ये। देखिए, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कांसेप्ट आप समझ लेंगे तो ना न्यूमेरिकल आपको कभी उलझाएगा और ना कभी भी कोई आपको कंफ्यूजन रह जाएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना हमको है, पहले चैप्टर में जो पढ़ना होता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वृत्तीय गति जो है इस चैप्टर में आपको जानना है कि ये वृत्तीय गति, इसके कौन कौन से अवयव हैं। कहने का मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। रेखीय गति तो आप जान ही रहे हैं, रेखीय गति क्या होती है। रेखीय गति में जो आप 3 समीकरण होते हैं गति वाले, ठीक है ना, वो आप लगाते हैं। v = u + at है ना, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as, वो लगाते हैं। तो क्या उसको यहाँ भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करके उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। वृत्तीय गति में जो वहाँ पर रेखीय वेग होता है वो यहाँ पर चूंकि वो सर्कुलर मोशन में घूमती है, जब सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ घूमेगी, ठीक है ना, तो उसकी गति में दूरी तो बढ़ेगी नहीं। अगर खूंटे से बंधी हुई गाय है और वो लगातार खूब चल रही है ना, लेकिन उसकी दूरी निश्चित बिंदु से एक बराबर बनी हुई है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो गति कौन सी वृत्तीय गति है। तो दूरी तो उसकी वही बनी हुई है, जो त्रिज्या है उतनी दूरी बनी हुई है, लेकिन वो लगातार खूब गति कर रही है, तो उसकी गति को हम, उसके वेग को हम रेखीय वेग नहीं कर सकते, ठीक है ना। यद्यपि उसमें रेखीय वेग होता है, निकालना चाहेंगे आप तो रेखीय वेग निकलेगा, लेकिन वृत्ताकार पथ में गति करते हुए कण में क्या होता है, कोणीय वेग होता है ना। अब कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग क्या होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है वो हम जानेंगे। और अगर कोई वस्तु जो है वह वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो निश्चित रूप से, ठीक है, उस पर एक बल कार्य कर रहा है। अगर आप उंगली से बांध करके किसी छोटे से पिंड को घुमाएंगे, नचाएंगे ऐसे, तो वो पिंड घूमता जाएगा, लेकिन अगर उंगली ऐसे खड़ी कर दीजिए तो पिंड नहीं घूमेगा। इसका मतलब जब तक इस उंगली से आप बल नहीं लगाएंगे पिंड पर, तब तक वो गति आपकी संपन्न नहीं हो सकती, गति वो चल नहीं सकती है आपकी। तो ऐसा जो बल होता है उसका नाम होता है अभिकेंद्र बल, है ना। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभिकेंद्र बल के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं और ये बल कहाँ से आता है, इस बल का स्रोत क्या है, कैसे ये बल आता है, ठीक है ना। और बहुत सारे इसमें चैप्टर में है। क्षैतिज वृत्त में गति, जैसे कोई धागा है, धागे से बांध करके, है ना, किसी पिंड को लटका दीजिए और ऐसे एक क्षैतिज वृत्त में घुमाइए, तो उस अवस्था में अभिकेंद्र बल का मान कितना होता है। या ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं आप, समझ रहे हैं, किसी वस्तु को, जैसे एक बाल्टी पानी से भरी हो, उस पानी से भरी बाल्टी को अगर आप एक निश्चित वेग से ऊपर नीचे गिराएं तो बाल्टी के ऊपर होने के बाद भी पानी नीचे नहीं गिरता। अगर आराम से करेंगे तो पानी, सारा पानी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर तेज गति में घुमाएंगे, है ना, तो पानी ऊपर रहेगा लेकिन पानी नीचे नहीं आएगा। तो वो कौन सा वेग है या कितना वेग उसको दिया जाए कि वो जो जल हमारा है या ऊर्ध्वाधर की तरफ जो वेग है आपका, है ना, वो जल के भार को रोकने में सक्षम हो जाए। तो ये सब पढ़ना आपको, लेकिन सबसे पहले ये वृत्तीय गति होती क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त हो गया आपका, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है, वृत्त का केंद्र हो गया यहाँ पे। एक पार्टिकल जो है वो अभी इस पोजीशन में है, बिंदु ए पर है, अभी कहां पे है, वो बिंदु ए पर है, वो चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम O नाम देते हैं और कण हमारा ए बिंदु पर है, तो कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, वो घूमता जाएगा ऐसे, ठीक है ना। उसकी चाल भले ही एक समान रहे, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से, 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से भले ही यह कण हमारा इस
वृत्ताकार पथ पर गति करता रहे, लेकिन उसका वेग कभी भी एक समान नहीं होता। तो आप एक तथ्य तो यहाँ जान गए कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण का वेग बदलता रहता है, हमेशा एक समान नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है। इसकी दिशा यहाँ पर कण अगर है तो दिशा कहाँ मानी जाएगी? इसकी दिशा मानी जाएगी ऊपर की तरफ। कण यहाँ आ जाएगा, दिशा कहाँ मानी जाएगी? उधर की तरफ। कण यहाँ आ जाएगा, दिशा कहाँ मानी जाएगी? उधर की तरफ मानी जाएगी। तो अगर वृत्ताकार पथ में घूमते हुए कण के वेग की दिशा पूछी जाए तो जिस बिंदु पर दिशा पूछी जा रही है उस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वही उस कण के गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, समझ की बात को? कण के वेग की जो दिशा है वह उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा है, और चूंकि स्पर्श रेखा की दिशा जो है हमेशा बदल रही है तो हम कह सकते हैं इसके वेग की जो दिशा है बदल रही है। और वेग हमारा चूंकि सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों सम्मिलित हैं, तो परिमाण भले ही एक समान रहेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल रहेगी उसकी, लेकिन क्योंकि वेग हमेशा हर बिंदु पर परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए उसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। तो एक समान वृत्ताकार पथ में गति करते हुए कण का जो वेग है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई। यहां पर कण का जो वेग है वो मान लीजिए v है। क्या उसका वेग है? v है। और कण घूमते घूमते इस तरफ आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, चाल तो उसकी एक समान है, अर्थात वेग उसका लिखा जाएगा v से ही, लेकिन दिशा कौन सी हो गई? नीचे की तरफ हो गई। यहां पर तो वेग v है लेकिन नीचे की तरफ है। परिमाण वही है, वेग v का परिमाण वही है, दिशा यहां पर ऊपर की तरफ है, दिशा यहां पर नीचे की तरफ है। अब अगर पूछा जाए कि एक हाफ चक्कर लगाने में, एक आधा चक्कर लगाने में जो कण हमारा है उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, समझ रहे बात को? उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो अगर वेग परिवर्तन जब भी आपसे कहा जाएगा वेग परिवर्तन, है ना, तो ये सिंपल सी बात है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये उसका सिंपल सा फार्मूला है। अगर वेग में परिवर्तन पूछा जाएगा तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर अंतिम वेग आपका ये है, अगर ये दिशा हम पॉजिटिव मानते हैं, इसमें एक दिशा को मानना पड़ेगा पॉजिटिव, दूसरी अपने आप निगेटिव हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों दो तरफ है, तो दिशा अगर एक ओर को आप पॉजिटिव लेंगे दूसरी ओर को निगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो अगर ये दिशा आप निगेटिव लेते हैं तो हो जाएगा v माइनस, अब अगर इसको निगेटिव पॉजिटिव लिया है तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस v, है ना। तो v माइनस माइनस v यानी परिवर्तन कितने का हो जाएगा? 2v के बराबर परिवर्तन हो जाएगा। कितना परिवर्तन हो जाएगा? 2v के बराबर परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर बात हो गई? अच्छा, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए परिवर्तन कितना होगा? 2v होगा। आप बता सकते हैं कि जो वेग का परिमाण दिया रहेगा उसी का दोगुना कर देंगे। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रही है वस्तु, तो आपसे पूछा जाए कि आधा चक्कर के बाद उसके वेग में कितना परिवर्तन होगा, तो आप कहेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन होगा। भाई 5 अगर उसका वेग है तो हट के 0 आया होगा, फिर 0 से हट के फिर -5 गया होगा, तो परिवर्तन तो 10 का हो गया फिर ना। ये तो आप जान गए। अगर कभी ये पूछा जाए आपसे कि एक वस्तु है, ठीक है ना, और वह एक समान वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो बताइए 1/4 चक्कर में, हाफ चक्कर में तो क्लियर हो गया आपको, 1/4 चक्कर में उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो उसका वेग यहां पर क्या है? ऊपर की तरफ प्लस v है। अब 1/4 चक्कर मतलब यहां आएगा, भाई 1/4 में यहां पहुंचेगा, फिर आधे चक्कर में यहां आएगा, फिर 3/4 में यहां आएगा, फिर पूरे में यहां आ जाएगा, काम खत्म हो गया। तो यहां पर उसका वेग क्या होगा? इधर की तरफ होगा। तो यहां पर जो वेग की दिशा हुई ऊपर की तरफ होगी, यहां पर वेग की दिशा इधर की तरफ होगी, तो परिवर्तन कितने का हुआ फिर? अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? सदिशों के योग करने का नियम। देखो ध्यान से, ये दिशा हो गई आपकी v, ये वाली दिशा हो गई, ये दिशा हो गई आपकी 1/4 चक्कर के बाद वेग की दिशा हो गई, ये दिशा हो गई v, परिमाण वही v है,
दिशा ऊपर की तरफ है और ये इधर की तरफ है। अब परिणामी कहेगा ये निकालना पड़ेगा आपको, ये दिशा निकालनी पड़ेगी। तो अगर ये v है, ये v है, क्या मिलेगा? ये v अंडर रूट 2। अंडर रूट क्या होगा? लंब का होगा साधारण होगा ना, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो अंडर रूट 2v स्क्वायर। अगर मूल लेंगे तो v कर दो, v तो आएगा। तो 1/4 चक्कर के बाद, अब आप इसको नोट बनाकर लिख सकते हैं, रफ लेकर बैठे हो अगर तो नोट बनाकर लिख सकते हैं। 1/4 चक्कर के बाद वृत्तीय गति की बात हो रही है, v अंडर रूट 2 का परिवर्तन हो जाता है। और एक हाफ चक्कर के बाद परिवर्तन कितना होता है? 2v का। और एक पूरे चक्कर के बाद क्या परिवर्तन होता है? अगर एक पूरा चक्कर लगा ले वो वृत्तीय गति में, तो उसके वेग में कितना परिवर्तन होता है? 0 का। भाई यहां चला हुआ था और फिर घूमते घूमते फिर यहां पहुंच गया, तो पहले भी वेग इसका इस तरफ था, बाद में भी वेग इसका इसी तरफ है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे? चलिए अब आपको बताते हैं कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है, तब हम बताएंगे आपको कोणीय वेग में और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। ठीक है ना? चलिए देखिए, यह एक वृत्त है, कण यहां पर है, बिंदु ए पर है। ठीक है, ओ से ए को मिला देते हैं टी टाइम के बाद। ठीक है ना, टाइम टी जो है वो बीता थोड़ा सा, कण ऐसे घूमना शुरू करेगा, ठीक है ना। कण मान लो यहां पहुंच गया बिंदु बी पर, तो अब इसकी जो कंडीशन ओ ए वाली थी, आपने ओ से ए को मिलाया हुआ था, अब आप ओ से बी को मिलाएंगे ऐसे। ठीक है ना। अब ये जो ए बी हमारा चाप है, क्या है? ए बी एक चाप है। ठीक है, इस ए बी चाप के द्वारा केंद्र O पर एक कोण अंतरित हो रहा है थीटा। क्या अंतरित हो रहा है? थीटा। ठीक है ना। तो अब रेखीय गति की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि चाप के रूप में कण ने A से B तक की गति तय किया, दूरी रूप में A से B तक की जो चाप की लंबाई है वो दूरी हमने तय किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो जो कण हमारा है उसने कोण की गति किया, मतलब यहां पे था कोण 0 था और कोण बढ़ते बढ़ते थीटा हो गया, मतलब 30 हो गया होगा, 40 हो गया होगा, 60 हो गया होगा, 80 हो गया होगा, इतना अंश कोण घूम गया। तो हम कह सकते हैं कि इतना तो आपका ये रेखीय विस्थापन हुआ और इतना आपका कोणीय विस्थापन हुआ। क्या हो गया? ये कोणीय विस्थापन है, कोण ही घुमा हुआ है। ये कितने टाइम में घुमा हुआ है? टी टाइम में घुमा हुआ है। तो टी टाइम में, अच्छा पूरा कितना घूमेगा? देखो ध्यान दो, पूरा कोण, ये पूरा हमारा कोण कितने का है? 360 अंश का। 360 अंश का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन। कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन कोण घूमेगा कितने टाइम में? पूरा एक चक्कर लगाने के बाद, अर्थात आवर्तकाल कैपिटल टी होने के बाद। अगर आवर्तकाल कैपिटल टी हो गया तो कैपिटल टी टाइम में वो क्या करेगा? पूरा कोण घूमेगा। ठीक है ना। तो स्मॉल टी टाइम में यहां से यहां का टाइम क्या लगा? स्मॉल टी टाइम में कितना कोण घुमा है? थीटा। अगर स्मॉल टी टाइम में घुमा गया कोण आपका थीटा है, तो एकांक समय में घुमा गया कोण कितना हो जाएगा? थीटा अपान टी। माफ कीजिएगा, थीटा अपान क्या हो जाएगा? टी। तो एकांक समय में ये तय किया गया कोणीय विस्थापन है। क्या है ये? कोणीय विस्थापन। ये कोणीय विस्थापन जो हुआ, कोण आपका बढ़ रहा है, तो इसको हम कहें कोणीय विस्थापन। अगर दूरी बढ़ती है वस्तु की तो हम कहते हैं रेखीय विस्थापन, कोण बढ़ता है तो कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो टी टाइम में घुमा हुआ कोण जो है या तय किया गया जो कोणीय विस्थापन है वो थीटा है, तो 1 सेकंड में तय किया गया कोणीय विस्थापन हो जाएगा थीटा अपान टी। इसी को हम बोलते हैं क्या? कोणीय वेग। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। जैसे आप कहते हैं प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। वेग की भाषा ये देते हो कि एक प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग बोलते हैं। तो अगर प्रति एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन है तो उसको हम कोणीय वेग बोलेंगे, और उसको दिखाते किससे? ओमेगा से। दिस इज क्या? ओमेगा। ये ओमेगा है। ठीक है,
तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन टी, या दूसरे शब्दों में कर सकते हैं थीटा इक्वल टू हो जाता है ओमेगा टी। अब थीटा जो हमारा है इसका क्या मात्रक होता है? रेडियन। ये कोण भले ही है, इसका मात्रक अंश मत जान जाइएगा, ठीक है। आपके दो पूरक मात्रक भी है ना, एक है कोण और एक है घन कोण। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो ये रेडियन हो गया और ये सेकंड, तो हम कर सकते हैं रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड जो है ये क्या है? ये कोणीय वेग का मात्रक है। रेडियन प्रति सेकंड ये कोणीय वेग का मात्रक है। इसकी परिभाषा क्या है? प्रति एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं, कोणीय वेग, ठीक है ना। तो ओमेगा इक्वल क्या हो गया? थीटा अपॉन टी हो गया। देखिए अब ये अगर पूरा चक्कर घूम रहा है, पूरा राउंड ले रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? आवर्तकाल है। क्या है ये? आवर्तकाल। तो अगर एक आवर्तकाल का समय लगेगा तो पूरा कितना कोण घूमेगा? 2 पाई रेडियन। 360 मतलब क्या होगा? 2 पाई ना, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 अंश, तो 2 पाई रेडियन का मतलब हो गया 360 अंश, ठीक है ना। तो टी टाइम में, आवर्तकाल के बराबर टाइम में, टी टाइम में घुमा गया जो कोण है वो क्या है? 2 पाई। तो एकांक समय में घुमा गया कोण कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन टी। तो ये भी तो एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन ये हुआ भाई। टी टाइम में घुमा गया कोण 2 पाई है, एकांक समय में घुमा गया कोण कितना होगा? 2 पाई बटे कैपिटल टी। तो ये भी ओमेगा का ही फार्मूला है। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अगर आवर्तकाल दिया रहेगा, ये जो हमारा राउंड लगा रहा है चक्कर, कण कोई चक्कर लगा रहा है, तो उसमें जो आवर्तकाल है अगर वो दिया गया है तो हम क्या करेंगे? ओमेगा निकाल सकते हैं आराम से। 2 पाई अपॉन टी आवर्तकाल रख देंगे, हो गया ओमेगा, ठीक है ना। जैसे कहा जाए घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग बताइए। घड़ी के जो आपकी दीवार घड़ी होती है इसके सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग बताइए, है ना। तो सेकंड वाली सुई जो है वो 60 सेकंड में एक राउंड घूम जाती है, 60 सेकंड में, है ना। 1 मिनट में या 60 सेकंड में वो एक राउंड घूम जाती है। तो जब इसका हम आवर्तकाल जानना चाहेंगे तो इसका आवर्तकाल होगा 60 सेकंड। कोई वस्तु जितने टाइम में एक राउंड लगा ले या एक चक्कर लगा ले वही तो आवर्तकाल होता है। तो 60 सेकंड में एक चक्कर लगा ले रही है, इसका मतलब आवर्तकाल 60 सेकंड। तो यहाँ रख देंगे 2 पाई अपॉन 60, तो 62 से कटे 30, पाई अपॉन 30 आ जाएगा रेडियन प्रति सेकंड, ये कोणीय वेग आ जाएगा। और 1 अपॉन टी को हम बोलते हैं यन, है ना। आप जानते हैं कि आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर जो 2 पाई अपॉन टी है तो 1 अपॉन टी को हम यन लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई एन। क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। तो ओमेगा का ये भी फार्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये भी फार्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और ये फार्मूला भी है, इसको भी याद कर लीजिएगा। समझ गए आप? ये आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, अगर डेल्टा टी, अगर टाइम जो है अति सूक्ष्म है, अर्थात डेल्टा टी टाइम में बहुत अल्प समय है, इसमें घुमा गया कोण डेल्टा थीटा, ये भी बहुत अल्प समय है, ठीक है। अगर डेल्टा टी अति सूक्ष्म समयांतराल में डेल्टा थीटा घुमा गया अति अल्प कोण है, तो एकांक समय में घुमा गया कोण डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ये अल्प की बात हो रही, बहुत शॉर्ट टाइम है, ठीक है। यही आपका ओमेगा होता है। तो अगर यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएशन रूप में लाना चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी का जो मान है वो अत्यंत अल्प है। कितना अल्प है? लगभग 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब 0 होने वाला है। 0 नहीं हो रहा, 0 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा। लेकिन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिखा जाए तो इसी को हम क्या लिखते हैं? डी थीटा अपॉन dt। यही आपका ओमेगा होता है। अवकलन के पदों में कहने का मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? डी थीटा बटे dt। इसका यूज हम तब करेंगे जब समय के साथ थीटा रूप में परिवर्तित हो रहा कोई व्यंजक दिया रहे। आपको मान लीजिए कि कोई कण गति कर रहा है,
और समय के साथ उसके कोणीय विस्थापन में परिवर्तन निम्न सूत्र के हिसाब से होता है। थीटा बराबर है ना, दिया रहा है 5t² + 7t + 2 ऐसे दिया है, ठीक है। तब वहां पर इसका प्रयोग हम करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू dθ/dt, ओमेगा की वैल्यू 2π/T, ओमेगा की वैल्यू 2πn और ओमेगा की वैल्यू क्या है θ/t। समझ गए? ये क्या है आपका, ये कोणीय वेग है। कोणीय वेग आप समझ गए होंगे अच्छे से, आपको लगता है, ठीक है ना। और रेखीय वेग क्या होता है? देखिए रेखीय वेग क्या होता है? रेखीय वेग का मतलब है कि बस जब ऐसे गति कर रही है तो यह, अब इसको सीधा कर देंगे हम, है ना, एक सरल रेखा में तो गति मानी ही जाएगी। तो कोई वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो गति करते समय जो स्पर्श रेखीय वेग होता है, मतलब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका वेग अगर दिशा पूछ जाएगी आप यहाँ बताएंगे, यहाँ पूछ जाएगी यहाँ बताएंगे, यहाँ पूछ जाएगी यहाँ बताएंगे, तो कहीं पर भी उसका वेग होगा तो स्पर्श रेखीय वेग ही होता है, ठीक है ना। तो उस वृत्ताकार पथ पर गति करते समय जो उसका स्पर्श रेखीय वेग होता है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले कण का, उसको हम बोलते हैं रेखीय वेग। क्या बोलते हैं? रेखीय वेग होता है। तो अगर रेखीय वेग का सूत्र आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं आराम से। ये आप दूरी कितनी है मान लीजिए, मान लो ये दूरी है आपकी डेल्टा s। क्या दूरी है? डेल्टा s। 60 दूरी लिया आपने, s भी ले सकते हैं लेकिन 60 में लिया है डेल्टा s। तो डेल्टा s मान लो दूरी यहां से यहां तक है। टाइम क्या लगा? टाइम वही डेल्टा t मान लो, डेल्टा t। तो अगर डेल्टा t टाइम में तय किया गया जो विस्थापन है, रेखीय विस्थापन कहेंगे इसको, ठीक है ना। रेखीय विस्थापन क्या है? डेल्टा s है। तो एकांक समय में विस्थापन कितना होगा? डेल्टा s / डेल्टा t। अगर डेल्टा t अति अल्प है तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s/डेल्टा t, ये आपका भी होगा ना ये। तो डेल्टा s/डेल्टा t, इसी को हम लिखेंगे ds/dt, और यही जो वेग आपका है वो रेखीय वेग कहलाएगा। तो v बराबर ds/dt, ये रेखीय वेग होता है, समझ गए बात को। और v बराबर ओमेगा = dθ/dt, ये कोणीय वेग होता है, समझ गए बात को ना। अब कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध आप बता देते हैं। देखिए संबंध इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संबंध आप जरूर याद रखिएगा। कोणीय वेग में रेखीय वेग में संबंध क्या है, इसका उपयोग भी बार बार होता है, ठीक है ना। देखिए अगर वृत्ताकार पथ पर कोई कण घूम रहा है, ठीक है ना, अगर वृत्ताकार पथ पर कोई कण जो है वो घूम रहा है तो उस अवस्था में जो कोणीय वेग होता है उसको हम दिखाते हैं किससे? v से दिखाते हैं, होता है ना, उसको हम क्या दिखाते हैं? v से दिखाते हैं। और रेखीय वेग जो होता है वो हम दिखाते हैं, रेखीय वेग को हम v से दिखाते हैं, कोणीय वेग को दिखाते हैं ओमेगा से, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका चित्र बना हुआ था, याद आ रहा है? ऐसे ऐसे ये मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा s, ये दूरी हो गई, ये आपका कोणीय विस्थापन मान लो, अति अल्प है कोणीय विस्थापन मान लो डेल्टा थीटा है, टाइम क्या लगा है? डेल्टा t। अब देखो डेल्टा t टाइम में डेल्टा थीटा को घुमा हुआ है तो कोणीय वेग हो जाएगा डेल्टा थीटा/डेल्टा t। क्लियर बात हो गई? डेल्टा t टाइम में डेल्टा s दूरी तय की गई है तो रेखीय वेग हो जाएगा डेल्टा s/डेल्टा t। तो डेल्टा s/डेल्टा t, इसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय वेग। और डेल्टा थीटा/डेल्टा t, इसे क्या बोलेंगे? कोणीय वेग बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक सूत्र जो है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आप जानते ही होंगे बहुत पहले से। मान लो ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या है r। क्या त्रिज्या इसकी है? तो आपको पता है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, डेल्टा थीटा बराबर चाप हो गया डेल्टा s और त्रिज्या हो गई, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, डेल्टा थीटा हमारा कोण हो गया, डेल्टा s जो है चाप हो गया, डेल्टा थीटा टाइम हो गया। ये सूत्र हमको पहले से पता है। दोनों साइड में क्या करेंगे? डेल्टा t से डिवाइड कर दो,
डिवाइड कर दिया डेल्टा टी से, ठीक है, ये हो गया आपका। अर्थात डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और ये हो गया 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, आप ओमेगा और भी रख सकते हैं या दोनों ओर लिमिट लगा दीजिए। अर्थात ऐसे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और यहां भी लिमिट लगा दो ऐसे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये बात हो गई ना। इसको लिख सकते हैं हम डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी को हम लिख देंगे ओमेगा, ये ओमेगा हो गया, ये 1 अपॉन आर हो गया और यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी इसको हम भी लिखेंगे, तिरछा उल्टा कर दीजिए तो v इक्वल टू हो जाएगा r इंटू ओमेगा। क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इंटू ओमेगा। और अगर वेक्टर रूप में पूछता है वेक्टर में तो v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r, है ना, ऐसे नोट कर लीजिए इसको। इस पर आगे चर्चा जो है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको अपलोड करने में बड़ी समस्या आ रही है, तो इसके बारे में आगे जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।